नमस्कार दोस्तों, विजय यादव यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। विजय यादव यूट्यूब चैनल पर अलौकिक रहस्यमय सच्ची घटनाओं की सीरीज चल रही है और उसमें आप सुन रहे हैं यह अलौकिक रहस्यमय सच्ची घटना 20। दोस्तों, घटना को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, शायद बाद में आप भूल जाते हैं कि यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी नीचे लाल बटन को दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के बटन को दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि अगली अलौकिक रहस्यमय सच्ची घटना का भाग 3 जो आए वो आप तक समय पर पहुंच जाए। अलौकिक रहस्यमय सच्ची घटनाओं का जो वॉच टाइम है उसके अनुसार मुझे ये उससे लग रहा है एनालिसिस करने पे कि आप काफ़ी अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं। यदि आप सभी दोस्तों को इसी प्रकार से सपोर्ट मिलता रहा तो अलौकिक रहस्यमय सच्ची घटनाओं की एक लंबी सीरीज इस प्लेलिस्ट के दौरान इस यूट्यूब चैनल पर आएगी और इसके अलावा टॉप स्पिरिचुअल जो सीरीज़ है उसको भी हम एक्टिव कर देंगे। दोस्तों, पिछली अलौकिक रहस्यमयी सच्ची घटना 18 में आपने जाना कि किस प्रकार से अरुण कुमार शर्मा जी अपने मित्र राजा मोहन सान्याल से मिलने के लिए कलकत्ता जाते हैं। वहाँ पर काली घाट के पास जो काली मंदिर है वहाँ पे वो घूमने के लिए जाते हैं। शमशान घाट में वहाँ किस प्रकार से एक डेड बॉडी को लोग ला रहे होते हैं और उसको जलाते हैं। उससे हमें पता लगता है किस प्रकार से उसका जो निशीथ है उसका पिता वहाँ पर पागल अवस्था में आते हैं और वो अपने पुत्र से लिपट करके रोने लग जाते हैं। बाद में लोगों की फुसफुसाहट और वहाँ से राधा मोहन सान्याल से उन्हें इसकी जानकारी प्राप्त होती है कि यह जो विक्षिप्त अवस्था में एक पागल फटा पुराने कपड़े पहने हुए व्यक्ति जो देखा था, जो इसका पिता था, वो किस प्रकार के कितने अमीर व्यक्ति थे उस समय। कलकत्ता के घरानों में से नामी घराना था उनका और किस प्रकार से ब्रह्मा पिशाच के प्रतिरोध ने उनको इस हालत तक पहुंचा दिया था। दोस्तों, वो सब देख करके आपने वो पूरा वृत्तांत आप सुन चुके हैं कि किस प्रकार से संध्या का अपहरण हुआ और संध्या का अपहरण के बाद किसी को नहीं पता था कि संध्या कहाँ है और संध्या की साड़ी का टुकड़ा एक झाड़ी में मिला गाँव के बाहर और तालाब में जाल डालने पर पुलिस को संध्या का शव मिला जो कि छत विछत और नग्न अवस्था में था। अब आगे संध्या के शव को जैसे ही तालाब से बाहर निकाला गया तो विपिन राय चौधरी बाबू की पत्नी उस शव को देख करके बेहोश हो गई। घटना बहुत बड़ी घट चुकी थी। विपिन राय चौधरी बाबू अत्यंत दुख थे, त्रास में थे, अत्यंत दुखित थे कि अब वह भट्टाचार्य जी को क्या जवाब देंगे। 4-5 महीनों की तीर्थ यात्रा करने के पश्चात भट्टाचार्य जी वापस चंदनवाड़ी लौटे। चंदनवाड़ी आकर के जब इन्हें इस अप्रत्याशित दुखद समाचार का पता लगा तो वो विक्षिप्त हो उठे। हफ्तों तक संध्या 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 चिल्लाते रहे और विवेकी और संयमी भट्टाचार्य जी का एक दिन धैर्य और संयम का बांध टूट गया। साथ ही उनका विवेक भी नष्ट हो गया। वह क्रोध से थर थर कांपने लगे और चिल्लाने लगे कि जिसने भी मेरी पुत्री के साथ दुराचार किया है मैं उसका समूल नाश कर दूंगा, मैं उसके वंश को निर्मूल कर दूंगा। इस तरह से बोलते हुए और क्रोध से थर थर कांपते हुए वे वहीं उसी तालाब के पास पहुँचे जहां उनकी बेटी संध्या का शव मिला था। वहाँ तालाब में उतरे, अपना गमछा पानी में भिगोया और उसको अपने गले से कसकर बांधकर आत्मघात कर लिया। जैसे ही ब्रह्म आत्मघात का यह समाचार विपिन राय चौधरी बाबू तक पहुंचा, वे विक्षिप्त से हो उठे। बीमार तो थे ही, साथ ही संध्या के इस दुखद हत्या का उन्हें अत्यंत आघात लगा था और जैसे ही ब्रह्म हत्या का यह समाचार उन तक पहुंचा तो वह पीले से पड़ गए और विक्षिप्त हो गए। पागलों की भांति चिल्लाने लगे और गांव में इधर उधर भटकने लगे। यह तो था विपिन राय चौधरी बाबू का हाल संध्या की इस घटना के पश्चात। और उधर पुरोहित ने यानी संध्या के पिताजी ने आत्मघात कर लिया था प्रतिशोध की ज्वाला में जलते हुए। जैसे विपिन राय चौधरी बाबू विक्षिप्त हो गए, मनीष और भी अधिक खुला हो गया। उसको अब रोक टोक करने वाला कोई नहीं था। सुरा और सुंदरी का नंगा नाच होने लगा, खुला प्रयोग होने लगा। हवेली के अंदर सुरा व सुंदरी का खेल अनवरत रूप से चलने लगा। एक सांझ का समय, सांझ काफ़ी गहरा गई थी और दिन भर से
मेघा झूम झूम कर बरस रहे थे। मनीष अपनी हवेली पर शराब के नशे में उन्मत्त थे और उसकी काम वासना को शांत करने के लिए अनेक ग्राम बालाएं वहां पर उपस्थित थी। अचानक मनीष चीख कर धरती पर धड़ाम से गिर पड़े। ऐसा लगा जैसे किसी अज्ञात शक्ति ने उसको नीचे जमीन पर गिरा दिया हो। और उस दिन के बाद तो उसे रोज कोई न कोई व्याधि यानी रोग लगा ही रहता था। अनेक प्रकार के औषधियाँ की गई, वैद्य बुलाए गए, चिकित्सक बुलाए गए, लेकिन इस सब चीज़ों का, उपचारों का मनीष पर कोई लाभ नहीं हुआ। मनीष की हालत दिन ब दिन और अधिक बदतर होती चली गई। यदि किसी चिकित्सक को बुलाते और उसकी कोई औषधि करने का प्रयास करता तो उसके शरीर में असहनीय पीड़ा होने लगती। वह पीड़ा से करहा उठता। रात को सोते समय उसे अजीब अजीब व डरावनी आकृतियाँ घूरती। जैसे ही उसके समक्ष यदि भोजन परोसा जाता तो वह तुरंत मलमूत्र में परिवर्तित हो जाता और मनीष को भूखा ही रह जाना पड़ता। शरीर में एक विशेष प्रकार की वेदना व्याप्त हो गई और बार बार ऐसे चीख करके गिर जाना और बेहोश हो जाना एक आम बात हो गई। जब इस प्रकार से चीख कर मनीष धरती पे गिर जाता था तो कभी कभी अर्ध चेतना में वह बड़बड़ाता था कि मैं विपिन राय चौधरी बाबू का वंश नाश कर दूंगा, उसका समूल नाश कर दूंगा। इसी प्रकार जब एक बार मनीष धड़ाम से चीख कर गिरा और उसने फिर वही शब्द दोहराए कि मैं विपिन राय चौधरी बाबू का समूल नाश कर दूंगा, उसके वंश को नष्ट कर दूंगा। इसके साथ ही खून की उल्टी उसके मुंह से बाहर आई और इसके साथ ही उसके प्राण पखेरु उड़ गए। प्राण पखेरु उड़ने से कुछ दिन पूर्व मनीष ने अपने अपराध का अपनी माता के सामने यानी अपनी माँ के सामने कन्फेस किया था, संस्वीकृति की थी। उसने बतलाया था कि मैं दो नौकरों के साथ मिलकर के संध्या को रात को उठा करके गांव से बाहर निर्जन रंग महल में लेकर के गया। वहाँ पहले तो उसने संध्या के साथ अपनी मनमानी की, दुष्कर्म किया, अनाचार किया। स्वयं इच्छा भर भोग लेने के पश्चात नौकरों के हवाले कर दी। नौकरों ने अपनी मनमानी की और उसके पश्चात गला घोट कर संध्या की हत्या कर दी और उसे गांव के पास बाहर उस तालाब में फेंक कर आ गए। इस प्रकार से मनीष की मौत हो चुकी थी और मनीष की मौत से उसका पिता हिल गया था, अत्यंत दुखी था, लेकिन वह कुछ कर नहीं सकता था। विपिन राय चौधरी बाबू अब तक पूर्ण विक्षिप्त अवस्था तक ही पहुंच चुके थे। वह भटकते रहते, चिल्लाते हुए इधर से उधर, किसी प्रकार का कोई ज्ञान या ध्यान उनको नहीं रह गया था। विपिन राय चौधरी बाबू का जो छोटा बेटा था निशीत, वह उन्हें कलकत्ता ले आया था, लेकिन वहां जाने पर भी उसके स्वास्थ्य में किसी प्रकार का कोई सुधार नहीं आया। विपिन राय चौधरी बाबू ने अपने बड़े बेटे मनीष को बचाने के लिए क्या क्या प्रयत्न नहीं किए थे। दूर दूर से तांत्रिक व ओझा बुलाए गए थे। सभी प्रकार के तांत्रिक, ओझा, पंडित वहाँ आते और उनकी कुछ न चलती और वह सिर्फ एक ही जवाब देते थे कि मनीष पर ब्रह्म राक्षस, ब्रह्म पिशाच का साया है और उसका बचना असंभव है। उस दौरान जब मनीष इस प्रकार की अवस्था में था तो विभिन्न प्रकार के हवन कराने की भी चेष्टा की गई, परंतु हवन की अग्नि प्रज्वलित होने से पूर्व ही बुझ जाती थी। वह अपने बड़े बेटे को नहीं बचा सका था। इसी दुख में वह और भी अधिक विक्षिप्त हो गया था और निशीत ने अपने पिता को बचाने के लिए कलकत्ता उसको लेकर के गया, परंतु वहां जाने पर भी उसके स्वास्थ्य में किसी प्रकार का सुधार नहीं आया। उनकी मानसिक अवस्था यथावत ही रही और वह हजारा तथा काली घाट के बाजारों की गलियों में इधर से उधर पागलों की तरह घूमते रहते थे।
किसी ने कुछ दे दिया तो खा लिया अथवा श्रम में ही लीन। इस प्रकार की हालत विपिन राय चौधरी बाबू की हो गई थी। और अब तो 2-2 मौतें नहीं बल्कि 3-3 मौतें हो चुकी थी। संध्या, उसके बाद उसके पिता का आत्मघात, उसके बाद विपिन राय चौधरी बाबू के बड़े बेटे का असामयिक रूप से मृत्यु हो जाना। अब अगर कोई बचा था तो उसके परिवार में था, वह था निशीथ। वो इसलिए बचा हुआ था क्योंकि वह कलकत्ता रहता था। खैर, यह सब इस घटना के कुछ दिन बाद ही मैं कलकत्ता में हजारा कालीघाट की गलियों से गुजर रहा था, तो वहाँ पर मैंने देखा कि कुछ जगह लोग एक समूह बना करके खड़े हुए हैं। वहाँ जाकर देखा तो वो ही पड़े हुए थे वहीं पर, उन्हीं कपड़ों में, उसी वेशभूषा में विपिन राय चौधरी बाबू। वही फटा मैला कुर्ता, वही मैली फटी लुंगी, और पास में पड़ा था एक एल्युमिनियम का कटोरा। निश्चेष्ट लेटे हुए थे फुटपाथ पर, बालों के अंदर कीचड़ लगा हुआ था, उलझे हुए बालों में कीचड़, मुंह खुला हुआ था। और हाँ, उस एल्युमिनियम का कटोरा जो था वो खाली नहीं था, उसमें भात यानी चावल थे, परंतु चावल सूखे हुए थे। लोगों ने कहा पता नहीं कब के मरे पड़े हैं यहाँ पर। यह सब देख करके मुझसे वहाँ खड़ा नहीं रह गया, मेरी आंखें भर आई और मैं वहाँ से चल पड़ा। यह सब घटनाक्रम के घटित हो जाने के पश्चात सन 1965 में किसी कार्यवश मुझे राधा मोहन सान्याल जी के पास, मेरे दोस्त के पास वापस आना पड़ा, चंदनवाड़ी। मैं चंदनवाड़ी आया तो वहाँ आने के पश्चात मैंने देखा कि चंदनवाड़ी 70-80 घरों का एक छोटा गांव था, जिसके बाहर की तरफ एक पक्का तालाब था, काली का मंदिर था, और काली मंदिर के पीछे ही एक बड़ा केले का बागान, और उसके पीछे ही खड़ी थी वह धूल धसरित हवेली, जो विपिन राय चौधरी बाबू की किसी समय संपत्ति हुआ करती थी। ऐसे ही मैं किसी प्रेरणा के वशीभूत हो उधर निकल पड़ा तालाब की तरफ। तालाब पर जाकर के मैंने देखा, और मैं तालाब को देख करके गहन सोच में डूब गया। एक एक स्मृति मेरे मानस पटल पर बिल्कुल स्पष्ट रूप से उभर आई। एक एक घटना मेरे सामने जीवंत हो उठी। तालाब की जो सीढ़ियाँ थी उस पे गहरी काई जमी हुई थी, टूटी फूटी सीढ़ियाँ हो चुकी थी, और काई के जमने से वातावरण में काफ़ी दुर्गंध फैल रही थी। मैं सोचने लगा कि यह तालाब ही 2 हत्याओं का मूक साक्षी है। एक तो संध्या जिसकी हत्या की गई, और एक उसके पिता भट्टाचार्य जी जिन्होंने आत्मघात किया। यह सब सोचता हुआ ही मैं तालाब की सीढ़ियों पर बैठ गया, और अपने गाल पर ऐसे हाथ लगा करके बैठे हुए और इसी सोच में डूबे हुए मुझे कितना समय गुजर गया ज्ञात नहीं। ऐसी ही सोच में डूबा हुआ मैं बैठा था कि अचानक किसी की खिलखिलाकर हंसने की आवाज़ आई। मेरा ध्यान भंग हुआ और मैंने तुरंत चारों तरफ देखा, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं था। बस मैं उठ खड़ा हुआ और चल पड़ा। अभी 4-5 कदम ही चला था कि वही खिलखिलाकर हंसने की आवाज़ फिर से हवा में तैर गई। अब की बार मैंने ध्यान दिया कि वह आवाज़ हवेली के भीतरी भाग से आ रही थी। किसी अज्ञात प्रेरणा के वशीभूत होकर मैं धीरे धीरे उस हवेली की ओर चल पड़ा। वह धूल धसित हवेली अभी भी अपनी ऊंची भाव भंगिमा किए हुए गांव के समस्त घरों से ऊपर एक अलग ही खड़ी दिखाई देती थी, परंतु अब उसकी वह भव्यता नहीं रह गई थी, वह धूल धसित थी। मैं धीरे धीरे अपने कदमों से अज्ञात प्रेरणा के वशीभूत होकर के हवेली की ओर चलने लगा। प्रकृति में चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ था, क्योंकि जब तालाब पर मैं आया था उसी समय सांझ की काली स्याही चारों तरफ फैल चुकी थी। वस्तुतः अब रात हो गई थी और मैं हवेली की तरफ धीरे धीरे अपने कदमों को उठाते हुए चलता जा रहा था।
मैंने हवेली की सीढ़ियाँ चढ़नी शुरू की जो धूल से अटी पड़ी थी। 1 2 4 सीढ़ी में चढ़ा होऊंगा कि डर से कबूतरों का झुंड एक बाहर निकला और मेरे माथे को छूते हुए निकल गया। चमगादड़ों की भी एक साथ चीखने की सी आवाज़ आई। मैं सिहर गया। थोड़ा और आगे बढ़ा था कि मुझे दूर से एक लालटेन की रोशनी दिखाई दी। कोई था जो लालटेन लेकर के मेरी ओर बढ़ता आ रहा था। लालटेन की मध्यम रोशनी का दायरा एक बार संक्षिप्त होकर के फैला। लालटेन का दायरा फैलने के पश्चात मुझे दिखा कि एक अस्पष्ट सा चेहरा जो लालटेन लिए मेरी तरफ बढ़ रहा था। गौर से देखने पर धीरे धीरे चेहरे की लकीरें स्पष्ट हुई और मैंने देखा कि डैश 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 डैश। दोस्तों, ये एपिसोड यहीं तक। इससे आगे की कहानी आप जानेंगे अलौकिक रहस्यमय सच्ची घटना इसके भाग 3 में। मैं मिलूंगा आपको पार्ट 3 में। तब तक यदि आपको यह घटना पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आपका जो लाइक है वो मेरा उत्साह बढ़ाता है इसी प्रकार की सीरीज और इसी प्रकार की सच्ची घटनाएं आप लोगों के समक्ष लाने के लिए। दोस्तों, ये कोई फैब्रिकेटेड स्टोरीज नहीं है, कोई मनगढ़ंत कहानियाँ नहीं हैं। यह अरुण कुमार शर्मा जी के प्रसिद्ध शोध ग्रंथ परलोक विज्ञान से उद्धृत है, जो कि सच्ची घटनाएं हैं। उन्होंने अपना पूर्ण जीवन ही शमशान घाटों में जीवन और मरण के अज्ञात रहस्यों को ढूंढने के लिए बिता दिया। हिमालय की दुर्गम यात्राएं की और दुर्लभ लामाओं से मिले, दुर्लभ संतों से मिले, दुर्लभ तांत्रिकों से मिले और बहुत सारा ज्ञान, एक व्यवहारिक ज्ञान और प्रैक्टिकल नॉलेज उन्होंने एक्यूमुलेट की, इकट्ठी की हम लोगों तक पहुंचाने के लिए। और इस सीरीज़ का भी उद्देश्य यही है कि जिस प्रकार से अरुण कुमार शर्मा जी ने यह आध्यात्मिक ज्ञान एक लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की कि उनमें एक चेतना आए, उनको ये नून लकड़ी तेल, ये ऑफिस और घर के चक्र और इस भौतिक संसार पैसा रुपया से बाहर जाकर के भी महसूस हो, एहसास हो कि एक दुनिया है, उसका एहसास हो, परलोक का एक एहसास हो कि हमें यही लोक के साथ परलोक भी सुधार के चलना है और अध्यात्म की ओर उन्मुख हो। यही उनका उद्देश्य था। तो उन्हीं के उद्देश्य को आगे बढ़ाते हुए हमने ये सीरीज अपने चैनल पर शुरू की है और मैं देख रहा हूँ कि आप लोगों का प्यार हमें इस पर मिल रहा है। इसी प्रकार से अपना प्यार बनाए रखिए। मैं मिलूँगा आपको इस वीडियो के पार्ट 3 में। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार। जय हिंद, जय श्री राम, जय हनुमान।